है घायलों की संख्या। हिरासत में लिए गए 70 लोग, वीडियो के आधार पर अन्य की पहचान जारी। सीजे पे हिंसा में कई एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। पाकिस्तान एंगल से जांच कर रही पुलिस, राजनीतिक भूमिका की भी हो रही जांच। पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल से लगातार अफवाह फैलाने की बात भी आई सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई बोले मुद्दे का न करे राजनीतिकरण, ये अपराध का सामान्य मामला। पूरे मामले पर अगले सोमवार को देंगे निर्देश। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में इमारत का ध्वस्तीकरण शुरू। एलडीए की नोटिस के बाद तोड़ी जा रही अवैध बिल्डिंग। भवन मालिक खुद जमींदोज करा रहा इमारत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की बड़ी साजिश। राजौरी में स्कूल के पास मिले आईडी को किया निष्क्रिय। बारामूला में 2 आईडी, असलहे और करीब 500 राउंड कारतूस बरामद। और यूक्रेन में ओडिशा अपाची के पास कार्गो शिप पर हमला। 4 भारतीयों की मौत, 1 गंभीर घायल। भारत ने हमले पर जताई कड़ी नाराजगी। नमस्कार, फाइनल कट में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। कहते हैं जिस पर सबसे ज्यादा यकीन था वही गुनहगार निकला। भरोसे का कत्ल हुआ तो हर रिश्ता शर्मसार निकला। मेरठ से आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि भरोसे के कत्ल की कहानी है। पहले इससे आत्महत्या माना गया, सुसाइड नोट मिला, जहर भी मिला, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो हर सबूत एक ऐसी साजिश की ओर इशारा करने लगे जिसने रिश्तों और विश्वास दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिर कैसे मौत को खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई और कैसे पुलिस ने इस पूरे राज से पर्दा उठाया, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रिश्तों के कत्ल की ऐसी कहानी एक बार फिर सामने आई जिसे सुनकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। पिछले दिनों सांप और जहरीली साजिश की खबर से हड़कंप मचा था। अब एक नर्स के मर्डर की कहानी सामने आई है जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। 25 साल की नर्स नेहा, जिसकी मौत को पहले खुदकुशी मान लिया गया, लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो हर सुराग एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा करने लगे। आगे बढ़ें और साजिश की परत दर परत खोलें, उससे पहले आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। फफुंडा की रहने वाली नेहा निजी अस्पताल में नर्स थी। 18 जुलाई को दोपहर 12 बजे वो अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बेहोश मिली। बेहोश होने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत उसकी जांच की और जांच में पता चला कि नेहा की मौत हो चुकी है। नेहा की मौत की खबर तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया। सुसाइड के साथ मौके से सल्फास की गोलियां भी मिली। सुसाइड नोट में नेहा ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने नेहा के मायके और ससुराल पक्ष दोनों से बात की। दोनों को सुसाइड नोट दिखाया गया, जिसे देखते ही मायके और ससुराल पक्ष दोनों ने खारिज कर दिया। परिजनों ने पुलिस को नेहा की पुरानी कॉपियां दिखाकर साबित किया कि यह लिखावट उसकी नहीं है। साथ ही बताया कि दोनों परिवारों में कोई विवाद नहीं था। चिट्ठी निकली है, उसमें राइटिंग मतलब घर और ससुराल वालों के इशू में मतलब कुछ लिख रखा था। तो जो मतलब पुलिस से राइटिंग वगैरह मिला कर देखे, अभी तक मैच नहीं। ये बच्चा मेरे को लगता है जैसे हॉस्पिटल में गई है, वहाँ पर मतलब वहीं पे कुछ हुई है उनके साथ में, पर हमें लगता नहीं कि वह अपनी मर्जी से कुछ खा ले। संदेह के बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी और कॉल डिटेल्स खंगाली तो पूरी कहानी पलट गई। पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि इसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं
कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतिका से हो गई थी। मृतिका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। अब आपको इस वारदात के पीछे की असली वजह बताते हैं। पुलिस जब इस घटना की तह तक पहुंची तब ये सामने आया कि अस्पताल के ही एक कर्मचारी से नेहा का प्रेम संबंध था। बीते 7-8 महीने से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। सुरेश शादीशुदा था और नेहा से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन नेहा लगातार सुरेश पर शादी करने का दबाव बना रही थी। सुरेश इस रिश्ते से पीछे हटना चाहता था। सुरेश ने नेहा को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची और प्लानिंग में अस्पताल के ही कर्मचारी फरहान का सहारा लिया। 18 जुलाई को नेहा ने कमजोरी महसूस होने की बात कही। इसी का फायदा उठाकर सुरेश और फरहान उसे ड्रिप लगाने के बहाने ओटी में ले गए। यही ड्रिप के जरिए उसे जहरीला रासायनिक पदार्थ दिया गया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। सुरेश और फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड के से सुसाइड नोट लिखकर वो पास में डाल देते हैं। पुलिस के द्वारा मौके से सुसाइड नोट का नोटपैड, सिरिंज, केमिकल रासायनिक पदार्थ का रैपर, कैनुला व उसका मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई पिछले। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस उम्र में किताबों के पन्ने पलटने चाहिए थे, उस उम्र में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी जा रही है। खबर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां एक तरफा इश्क में बदमाश ने खूनी वारदात को अंजाम दे दिया और 12वीं की एक छात्रा को गोलियों से छलनी कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बेटियां कब तक इसी तरह अपराधियों का शिकार होती रहेंगी और सोनम के हत्यारे कब सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। देखिए रिपोर्ट। स्कूल की ड्रेस, कंधे पर बैग, हाथों में किताब और ऊंची उड़ान के सपने। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते में मौत इंतजार कर रही थी। दिन दहाड़े, सरेआम और एक के बाद एक 3 गोलियां। 12वीं की छात्रा सोनम की जिंदगी वही थम गई और बिहार में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12वीं की एक छात्रा को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें विफल रहने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। ये तस्वीरें समस्तीपुर के वैनी थाना क्षेत्र की हैं, जहां केजिया मंगल स्थान के पास सोमवार सुबह करीब 9 बजे कस्तूरबा स्कूल की छात्रा सोनम कुमारी पैदल स्कूल जा रही थी। लेकिन रास्ते में पहले से घात लगाए हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सोनम को 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लड़की की मां का कहना है कि बबलू गुप्ता नाम के लड़के से उसकी बातचीत होती थी। बबलू ने ही गोली मारकर उनकी बेटी की हत्या की है। कस्तूरबा स्कूल में कुसा रोड। अच्छा। गोली मार दिलके हैं। वो कोनो आदमी से बात करते रहे, वो लड़का रहे। अच्छा। बबलू गुप्ता रहे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से 4 खोखे भी बरामद किए हैं। हमलावर कितनी तैयारी के साथ आया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।
मां के बयान और शुरुआती जांच को देखा जाए तो ये मामला पूरी तरह एक तरफा प्यार और निजी रंजिश की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि पुलिस अभी हर एंगल से मर्डर की जांच की बात कह रही है। सूचना मिली कि एक बच्ची स्कूल जा रही थी। इसी क्रम में घर के जस्ट बगल में ही एक व्यक्ति के द्वारा जो है गोली मार के हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और वहां से फायर खोखा 4 बरामद हुआ है और जो अभियुक्त मारा है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। वहां पर डीआईओ और एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। पुलिस इस केस को जघन्य मानते हुए एक चुनौती के रूप में ले रही है और इसमें एसआईटी भी गठित की जा रही है। अविलंब गिरफ्तारी की जाएगी इसमें। पुलिस भले कह रही है कि इस अपराध को चुनौती की तरह लिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सूबे में कानून का राज है तो अपराधी इस तरह से वारदात को अंजाम कैसे दे देता है? आखिर अपराधियों में कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है? कैसे एक छात्रा को दिन दहाड़े सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है? बहरहाल जिस उम्र में छात्रा को किताबों के पन्ने पलटने चाहिए थे, उस उम्र में उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी जा रही है। जिस मां ने बेटी को स्कूल के लिए विदा किया, उसे कहां पता था कि रास्ते में दरिंदे उसकी बेटी की मौत की कहानी लिख चुके हैं। एक परिवार के सारे सपने महज कुछ सेकंड की गोलियों की आवाज में खत्म हो गए। समस्तीपुर की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि बिहार की कानून व्यवस्था पर एक और बड़ा सवाल है। आखिर बेटियां कब तक किसी तरह अपराधियों का शिकार होती रहेंगी? फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सोनम के हत्यारे सलाखों के पीछे कब तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रफ्तार, लापरवाही और फिर एक ऐसी टक्कर जिसने देखते ही देखते एक परिवार की खुशियां उजाड़ दी। चंडीगढ़ में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने बुलेट बाइक सवार युवक को ऐसी टक्कर मारी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और युवक की मौके पर ही जिंदगी की रफ्तार थम गई। घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। हादसे की तस्वीरें टक्कर की भयावहता बयां कर रही हैं, जबकि परिवार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। रफ्तार जब बेपरवाह हो जाए तो सड़कें मौत का मैदान बन जाती हैं। ऐसी ही एक घटना हुई है चंडीगढ़ में। पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले 2 अलग अलग तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाते हैं। सड़क पर पड़ी बुलेट बाइक की इस तस्वीर को देखिए। इस बाइक को इतनी बेरहमी से टक्कर मारा गया कि इसके परखच्चे उड़ गए। बाइक की हेडलाइट चकनाचूर हो गई है। बाइक का साइलेंसर पूरी तरह पचक गया है और इसकी चेन टूटकर पूरी तरह अलग हो चुकी है। बाइक की हैंडल पूरी तरह से टेढ़ी हो गई और मिरर ग्लास टूटकर बिखर गया। इस बुलेट बाइक को एक बीएमडब्ल्यू कार ने टक्कर मारी। जिस बीएमडब्ल्यू कार ने इसे टक्कर मारी, अब उसकी तस्वीर देखिए। कार का बोनट पूरी तरह पचक गया है और आगे से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलेट बाइक और बीएमडब्ल्यू कार में कितनी जोरदार टक्कर हुई होगी। आइए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके में हिट एंड रन की घटना हुई। यहाँ एक युवक प्रथम जिम से घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को तुरंत घटना की जानकारी दी। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर बाइक को टक्कर मारते ही बीएमडब्ल्यू चालक मौके से फरार हो गया।
आरोपी ने कार को घटनास्थल पर ही छोड़ दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। वो सवेरे रनिंग के लिए जा रहे थे जापानीज पार्क सेक्टर 31 में, तो इंडस्ट्रियल एरिया में किसी गाड़ी ने उनको हिट करा जी, जिसके कारण उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए और उनकी डेथ हो चुकी है जी। अच्छा, हाँ जी। ये गाड़ी वाले का पता लगा कि हिट जिन्होंने किया है? जी अभी तो कुछ पता नहीं लगा है, वैसे एक लेडीज़ है और एक लड़का है जी। अच्छा, हाँ जी। पुलिस वाले अब क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों ने जी बयान लिए हैं अभी। BMW गाड़ी है जी, और जो मेरा भाई था वो बुलेट पे था जी। अच्छा, कौन लोग अभी पता नहीं लगा? नहीं सर, अभी कुछ नहीं पता लगा है जी, और हमें फिर इन्वेस्टिगेशन चाहिए सर। भी हमें यही है भी जो ये गुनहगार हैं जी, जिन्होंने हिट करा है उनको पकड़ा जाए और जो भी सजा है वो दिलाई जाए जी। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि युवक एक IG कंपनी में जॉब करता था। एक्सीडेंटल डेथ की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से लगभग 6:45 बजे कि अपना ट्रिब्यून चौक से लेके और जो इंडस्ट्रियल एरिया वाला कट है वहाँ पे एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ है बुलेट मोटरसाइकिल और BMW का। तो मौके पे पुलिस टीम वहाँ पहुँची तो हमें वो मिल गई थी, गाड़ी भी मिली थी और हमें मोटरसाइकिल भी मिला। वहाँ सारी कार्रवाई करवाने के बाद जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो वो एडमिट था, तो उसकी इलाज के दौरान डेथ हो गई। लड़के का नाम जाँच में प्रथम आया है, ये करीब 23 साल का था। ये पंचकुला में IT कंपनी में जॉब करता था। उसकी हम पर्चा हमने इसमें दर्ज कर दिया है और गाड़ी के ड्राइवर की हम तलाश कर रहे हैं। एक्सीडेंटल डेथ की धाराएं। बहरहाल एक तरफ इधर आरोपियों की तलाश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ युवक की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झूठ की बुनियाद पर महल तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच की एक दस्तक उन्हें ढहा भी देती है। कमाई के सपने, नौकरी का लालच और रातों रात अमीर बनने का भ्रम, इन्हीं वादों के सहारे देश भर के करीब 60,000 लोगों को करोड़ों रुपए की ठगी के जाल में फंसाया गया। कानपुर पुलिस ने अब इस कथित फर्जी MLM नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए कैसे भरोसे और कारोबार को इस पूरे मामले में जरिया बनाया गया और किस तरीके से ठगी का जाल बुना गया। अब भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। नौकरी का सपना, हर महीने 20 से 25,000 रुपए की कमाई का वादा और फिर शुरू होता था ठगी का खेल। कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही एक फर्जी मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक विनमेकर वेलनेस और विनमेकर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर देश भर में युवाओं को रोजगार और बिजनेस का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही थी। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य सरगना विजय कुशवाहा और इनामुल हक की तलाश जारी है। सोशल मीडिया और रेफरेंस से नौकरी का ऑफर, 20 से 25,000 रुपए वेतन का दावा, कानपुर बुलाकर रजिस्ट्रेशन, 12,000 से 30,000 रुपए तक की वसूली, एक किट देकर नेटवर्क बढ़ाने का दबाव, यही से शुरू होता था पिरामिड मॉडल। जांच में सामने आया कि ये कोई सामान्य कंपनी नहीं थी, बल्कि पिरामिड स्कीम पर आधारित पूरा नेटवर्क था। हर नए सदस्य से पैसा लिया जाता था और उसी पैसे का हिस्सा पुराने सदस्यों को कमीशन के तौर पर दिखाया जाता था। नेटवर्क में एग्जीक्यूटिव, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और ब्लैक डायमंड समेत कुल 15 रैंक बनाई गई थी। लोगों को भरोसा दिलाया जाता था कि जितने ज्यादा सदस्य जोड़ेंगे उतनी तेजी से उनकी आय और रैंक बढ़ेगी, लेकिन असली कमाई केवल नए लोगों से पैसा जुटाने पर निर्भर थी। मल्टी लेयर मार्केटिंग का एक गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें अभी हमने 6 लोगों को पकड़ा है और इस नेटवर्क में तकरीबन 60,000 लोगों को रजिस्टर्ड होने का हमें जानकारी मिली है, जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये कंपनी 2 कंपनियां हैं, विनमेकर वेलनेस
और विन मेकर आयुर्वेदिका प्राइवेट लिमिटेड, एक नोएडा में रजिस्टर्ड है, एक लाजपत नगर में दिल्ली में रजिस्टर्ड है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि लोगों को सिर्फ सदस्य नहीं बनाया जाता था, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए लगातार ट्रेनिंग दी जाती थी। बंद कमरों में मोटिवेशनल सेशन होते थे, जहां उन्हें बताया जाता था कि यही उनके करोड़पति बनने का रास्ता है। इसके बाद बिना लाइसेंस वाले वेलनेस, आयुर्वेद, बच्चों और डायबिटीज से जुड़े उत्पाद बेचने के लिए कहा जाता था। अगर कोई सदस्य पकड़ में आने लगता या विवाद बढ़ता तो दूसरी कंपनी के नाम से वही कारोबार फिर शुरू कर दिया जाता था। 15 अलग अलग रैंक, हर सदस्य पर नए लोगों को जोड़ने का दबाव, मोटिवेशनल ट्रेनिंग, बिना लाइसेंस के प्रोडक्ट्स की बिक्री, पुरानी कंपनी विवाद में आते ही नई कंपनी से शुरुआत, पिरामिड मॉडल से लगातार पैसा जुटाना। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क में देश भर के करीब 60,000 लोग जुड़े हुए थे। अकेले कानपुर में लगभग 2,000 सदस्य बनाए गए। जांच में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में फैले 9 ट्रेनिंग सेंटरों का पता चला है। इनमें 5 सेंटर उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे थे। कानपुर, झांसी, गोरखपुर, मुगलसराय, बस्ती, जहानाबाद, बेगूसराय और राजगीर जैसे शहरों तक इसका नेटवर्क फैल चुका था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 1 CPU, नकदी और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। 60,000 से ज्यादा सदस्य, कानपुर में करीब 2,000 लोग जुड़े, 9 ट्रेनिंग सेंटर का खुलासा, 5 सेंटर उत्तर प्रदेश में, 6 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य सरगना अब भी फरार, सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी की आशंका। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की आर्थिक जांच भी कर रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ठगी से जुटाया गया पैसा कहां-कहां भेजा गया और इनमें कितने लोग शामिल थे। पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क के और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट देते थे, कोई अनलाइसेंस, अनरजिस्टर्ड जो प्रोडक्ट हैं, जो हेल्थ से, वेलनेस से जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चों के दवाएं और डायबिटीज़ की दवाओं से जुड़े हैं, एक पैकेट के तौर पर मार्केटिंग कराते थे। पर बेसिकली ये लोगों को जोड़ने का काम करते थे इस प्रोडक्ट के नाम से और ट्रेनिंग दिलाते थे, सस्टेन ट्रेनिंग होती थी। अभी तक हम लोगों ने इनकी 9 सेंटर्स का पता लगाया जो डिफरेंट राज्यों में संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में भी 5 सेंटरों का हमें पता लगा है और इन्होंने इसी कानपुर शहर में अब तक 2,000 लोगों को इसमें जोड़ा है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि नौकरी और जल्दी अमीर बनने के नाम पर चलने वाली योजनाओं के पीछे छिपे ऐसे गिरोह आखिर कितने लोगों की मेहनत की कमाई लूट चुके हैं। कानपुर पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि देश भर में फैले फर्जी MLM नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। कुछ लोग एक दुकान में घुस गए और चंद सेकंड में दुकान को रणभूमि में तब्दील कर दिया। लोगों ने मिलकर दुकानदार को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया। देखिए आप। दुकान पर बैठा एक कारोबारी रोज की तरह ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले कुछ सेकंड में दुकान अखाड़ा बन गई, बर्तन हथियार बन गए और कारोबारी का सिर खून से लथपथ हो गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की हैं, जहां बर्तन कारोबारी को दुकान में घुसकर कई लोगों ने इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। खैर, थाना इलाके के बर्तन दुकान में हुई इस मारपीट का वीडियो CCTV में कैद हो गया जो वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि हमला पहले से तय था। दुकानदार अपनी कुर्सी पर बैठा है
और तभी एक स्कूटी दुकान के बाहर आकर रुकती है। स्कूटी से उतरा एक शख्स बिना कुछ कहे सीधे दुकान के अंदर घुसता है और आते ही दुकानदार पर हमला बोल देता है। इतने में उसके पीछे पीछे दो और लोग दुकान में घुस आते हैं और फिर दुकान के अंदर शुरू हो जाती है भयंकर मारपीट, जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाए। तीनों हमलावर दुकानदार पर इस कदर टूट पड़ते हैं मानो उसकी जान लेकर ही मानेंगे। कोई गला पकड़ता है, कोई सिर दबोच लेता है तो कोई लगातार मुक्के बरसाने लगता है। हमलावर लगातार गालियां भी देते हैं। मारपीट इतनी बेरहमी से करते हैं कि दुकान की शेल्फ पर रखे स्टील के बर्तन और लोहे तक नीचे गिर पड़ते हैं। लेकिन जान बचाने की कोशिश में दुकानदार भी पीछे नहीं हटता। जो बर्तन हाथ लगता है उसी से हमलावरों पर पलटवार करने लगता है। अब दुकान पूरी तरह रणभूमि बन चुकी है। अंदर लात घूंसे चल रहे हैं और गाली गलौज। इसी बीच कुछ और लोग दुकान में पहुंचते हैं। वे बीच बचाव की कोशिश करते हैं लेकिन हमलावर रुकने का नाम नहीं लेते। किसी तरह लोगों की मदद से दुकानदार को छुड़ाया जाता है और हमलावरों को दुकान से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद दुकान में मौजूद एक बच्चा फर्श पर बिखरे बर्तनों को चुपचाप वापस रखने लगता है। ये दृश्य हिंसा के बीच मासूमियत की तस्वीर भी दिखाती है। इस बीच दुकानदार हाथ में मोबाइल उठाता है, लगातार किसी को फोन मिलाता है, किसी को तुरंत बुलाने की बात करता है, लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। कुछ ही देर बाद वही लोग एक बार फिर दुकान में घुस आते हैं और दूसरी बार दुकानदार पर टूट पड़ते हैं। इस बार हमले और ज्यादा उग्र हैं। लात, घूंसे, धक्के और दुकान में रखे स्टील के बर्तन तक जो हाथ आता है उसी से वार किए जाते हैं। करीब 1 से 1.5 मिनट तक दुकानदार चारों तरफ से घिरा रहता है। आखिरकार आसपास मौजूद लोग फिर बीच में आते हैं। काफी मशक्कत के बाद हमलावरों को दुकान से बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक दुकानदार लहूलुहान हो जाता है। वो गंभीर रूप से घायल हो चुका होता है। उसके माथे पर गहरी चोट लग चुकी है। सिर से लगातार खून बह रहा होता है। खून के छींटे उसकी टी-शर्ट तक पर साफ दिखाई दे रहे हैं। पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह मामला अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र का है। बहरहाल मारपीट की ये तस्वीरें एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रही हैं कि अगर दंदहाड़े दुकान के अंदर घुसकर इस तरह हमला हो सकता है तो आम कारोबारी आखिर खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।